चलिए आज के इस वीडियो में देख लेते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत टफ चैप्टर कंपटीशन एग्जाम जेईई और नीट के बच्चों को लगने वाला, जो कि है D&F ब्लॉक। तो क्या करेंगे, इस चैप्टर के सारे अक्सर इस चैप्टर से अपने ऑर्डर्स ही पूछे जाते हैं, 2-4 केमिकल रिएक्शंस पूछे जाते हैं अपने से। तो जो इंपॉर्टेंट ऑर्डर्स हैं, चाहे वो रिडक्शन पोटेंशियल का, साइज का ऑर्डर हो, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, बहुत सारे ऑर्डर्स हैं। अप्रॉक्सीमेटली 20 ऑर्डर्स मैंने इन सबको कलेक्ट किया है 20 स्लाइड्स में। तो फटाफट देखना शुरू करते हैं और सारे ऑर्डर्स अच्छे से देखेंगे तो अपने कंपटीशन एग्जाम में आने वाले जो क्वेश्चंस होंगे वो बहुत अच्छे से बन जाएंगे। सबसे पहला होता है 3D सीरीज की साइज़। तो हमें पता होना चाहिए अक्सर जब हम अलोंग द पीरियड जाते हैं तो साइज़ घट जाता है, क्योंकि न्यूक्लियर चार्जेस बढ़ते हैं। न्यूक्लियर चार्जेस बढ़ने की वजह से न्यूक्लियर चार्ज मतलब प्लस चार्ज की डेंसिटी बढ़ती है तो साइज़ घट जाता है अलोंग द पीरियड। लेकिन डी ब्लॉक में थोड़ा सा ऐसा नहीं है, आगे जाते हैं तो घटता है, लेकिन मिडिल ऑफ द सीरीज कांस्टेंट हो जाता है और लास्ट में थोड़ा बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि जब हम डी ब्लॉक पढ़ते हैं तो बाहर वाली सेल पहले फिल हो जाती हैं, उसके बाद अंदर के सेल में इलेक्ट्रॉन आते हैं। इनर सेल में इलेक्ट्रॉन आने की वजह से इनर सेल वाले इलेक्ट्रॉन्स बाहर वाले सेल के इलेक्ट्रॉन को पुश करते हैं, और जब इनर सेल में बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो लास्ट में वो इलेक्ट्रॉन बाहर वाले सेल को पुश करके साइज बढ़ा देते हैं। उसी को नाम देते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो ध्यान रखेंगे कि जो 3D सीरीज में पहले तो साइज घटता है, बीच में कांस्टेंट रह जाता है, क्योंकि बीच में वो जो बाहर पुश करने का इफेक्ट है स्क्रीनिंग इफेक्ट, और अंदर की तरफ खींचने का जो इफेक्ट है वो लगभग कांस्टेंट हो जाता है। हमसे पूछेगा इन लोगों का साइज क्यों सेम रहता है, बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर न्यूक्लियर चार्ज की वजह से साइज छोटे होने का इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से साइज बड़ा होने का इफेक्ट लगभग सेम हो जाता है। इस वजह से लास्ट ऑफ द सीरीज में थोड़ा मोड़ा साइज बढ़ जाता है, ऑन एन एवरेज साइज घटता ही रहता है। अगर हम इसका ग्राफ बनाते हैं तो ऐसे आता है, कुछ ऐसे आता है, मतलब लास्ट में थोड़ा सा बढ़ जाएगा बस, स्कैंडियम और लास्ट में जिंक और कॉपर में थोड़ा सा साइज बढ़ जाता है, आयरन कोबाल्ट निकल में साइज लगभग सेम रहता है, और मैग्नीज तक रेगुलरली साइज घटता रहता है। साइज घटने का रीजन न्यूक्लियर चार्जेस का बढ़ जाना, साइज सेम रहने का रीजन इफेक्टिव और न्यूक्लियर चार्जेस, जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और स्क्रीनिंग इफेक्ट है वो दोनों का सेम रह जाना, और साइज बढ़ जाने का रीजन स्क्रीनिंग इफेक्ट का लास्ट में थोड़ा सा डोमिनेट हो जाना। ठीक है, नेक्स्ट ऑर्डर देखते हैं। पूरा का पूरा 3D सीरीज, 4D सीरीज और 5D सीरीज। अगर हम नीचे की तरफ जाएं डाउन द ग्रुप तो क्या होता है, मोस्ट ऑफ द 4D सीरीज और 5D सीरीज के एलिमेंट्स जो है ना उनका साइज लगभग सेम रह जाता है। ऐसा इस वजह से क्योंकि लेंथेनम के बाद डायरेक्ट हॉफनियम नहीं आता। पता होगा लेंथेनम का एटॉमिक नंबर 57 और उसके बाद 58 से लेकर 71 तक एटॉमिक नंबर मिसिंग होते हैं यहाँ से, वो कहाँ पड़े रहते हैं, नीचे, जिनको क्या बोलते हैं, लेंथेनॉइड्स। और ये तो बेचारा 72 लगातार पीरियड में इतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे तो क्या होगा, लगातार न्यूक्लियर चार्जेस बढ़ते रहेंगे, न्यूक्लियस पे प्लस चार्ज, साइज घटता चला जाता है। इतना साइज घट जाता है कि जब हम लेंथेनॉइड से निकल करके फिर से डी ब्लॉक में आते हैं तो साइज बहुत कम हो जाता है। इसी वजह से जब हम हॉफनियम के पास आते हैं तो वो 4D सीरीज में बिलोंग करने वाले जर्कोनियम के साइज के बराबर हो जाता है। जैसे सिल्वर गोल्ड बहुत फेमस है, सोना चांदी दोनों का साइज सेम है। पूछता है रीजन बता दो, तो बोलते हैं लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन होने की वजह से 4D और 5D सीरीज के एलिमेंट का साइज सेम है। इंपॉर्टेंट बात इसमें ये है कि जो हमारे पास फर्स्ट ग्रुप है, ग्रुप नंबर 3, इसमें नहीं कुछ ऐसा प्रॉब्लम है। यहाँ नीचे की तरफ जाते हैं तो साइज बढ़ता है, और 3D से 4D में भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि यहाँ कोई लेंथेनॉइड नहीं आता। लेंथेनॉइड आते हैं पीरियड नंबर 6 और एक्टेनॉइड आते हैं पीरियड नंबर 7 में। तो जब एक्स्ट्रा 14 एलिमेंट्स आए हैं वहीं पर ये कंट्रैक्शन होने की वजह से साइजेस सेम हुए हैं। ठीक है, अक्सर इसके ऊपर क्वेश्चन, जैसे लास्ट ईयर नीट में क्वेश्चन आया था, जर्कोनियम और हॉफनियम का साइज सेम है, सिल्वर और गोल्ड के साइज सेम है, इसका रीजन बता दो। सिंपल, लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन होने की वजह से। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया डाउन द ग्रुप साइज। 3D से 4D साइज बढ़ता है, लेकिन 4D और 5D वालों का साइज सेम है। लेकिन जो हमारे पास फर्स्ट ग्रुप है डी ब्लॉक में, वहां ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं, नीचे जाते हैं तो साइज बढ़ता रह जाता है। मेटेलिक बॉन्डिंग, डी ब्लॉक के सारे एलिमेंट्स मेटल ही होते हैं, और इसमें मेटेलिक बॉन्डिंग का स्ट्रेंथ ही डिसाइड करेगा इनका मेल्टिंग पॉइंट, इनका बॉइलिंग पॉइंट, सब कुछ। तो मेटेलिक बॉन्डिंग का स्ट्रेंथ डिपेंड करता है नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन पे। तो जैसे जैसे अनपेड इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं वैसे वैसे मेटेलिक बॉन्डिंग बढ़ता चला जाता है। जैसे स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्कैंडियम का पता होगा 4s2 3d1, टाइटेनियम के 4s2 3d2, वेनेडियम के 4s2 3d3, क्रोमियम के 4s1 3d5। तो देखो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3 और यहाँ 6। जैसे जैसे अनपेड इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं तो स्ट्रेंथ ऑफ मेटेलिक बॉन्डिंग बढ़ता रहता है। इस वजह से इनकी मेटेलिक बॉन्डिंग, मतलब जो क्रोमियम की फैमिली होते हैं यहाँ पर मेटेलिक बॉन्डिंग का स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा रहता है। एक छोटा सा काम करना है, तुम्हें कमेंट करके बताना है, कमेंट करना है इसका। ठीक है, आयरन, कोबाल्ट, Ni, कॉपर, जिंक, इसमें मेटेलिक बॉन्डिंग का जो स्ट्रेंथ होगा उसका डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा। करना कैसे है, अनपेड इलेक्ट्रॉन देखो फटाफट, बस कम अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे तो कम होगा स्ट्रेंथ ऑफ मेटेलिक बॉन्डिंग, ज़्यादा होगा तो ज़्यादा होगा उसमें स्ट्रेंथ ऑफ मेटेलिक बॉन्डिंग।
नेक्स्ट है अपने पास हीट ऑफ एटमाइजेशन। हीट ऑफ एटमाइजेशन मतलब मेटेलिक बॉन्डिंग तोड़ोगे तो एटम्स बनेंगे, तो मेटेलिक बॉन्डिंग तोड़ोगे तो उसके लिए जो एनर्जी देना पड़ेगा उसी को बोलेंगे उसका हीट ऑफ एटमाइजेशन। वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? मेटेलिक बॉन्डिंग जितना तगड़ा होगा उतना ज्यादा एनर्जी लगेगा। मेटेलिक बॉन्डिंग किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? अनपेड इलेक्ट्रॉन के ऊपर। तो सिंपल सी बात है, जितना ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ज्यादा हीट ऑफ एटमाइजेशन होगा। अब ये बड़े प्यारे होते हैं कि 3D सीरीज, 4D सीरीज और 5D सीरीज हमसे पूछा जाता है अक्सर लीस्ट एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन किसका होगा? तो बिल्कुल लास्ट वाले, जिनको बोलते हैं हम लोग प्यार से जिंदगी कद्दू हो गई, क्योंकि इनकी जिंदगी में कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होता। अगर एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो इनका मेटेलिक बॉन्डिंग अच्छा से नहीं होगा। अगर इनका मेटेलिक बॉन्डिंग अच्छे से नहीं हुआ दादा तो थोड़ी मोड़ी एनर्जी देंगे, टूट जाएंगे यार आराम से। इनका लीस्ट हीट ऑफ एटमाइजेशन या एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होता है 3D सीरीज में जिंक, 4D सीरीज में कैडमियम और 5D सीरीज में सबसे कम मरकरी का। अच्छा, अब आ जाता है मेल्टिंग पॉइंट। बड़ा प्यारा सा एनसीईआरटी में ग्राफ बना के दिया गया है। ये मेटेलिक बॉन्डिंग ही मेल्टिंग पॉइंट का रीजन होगा। ज़्यादा मेटेलिक बॉन्डिंग उतना ही अच्छा स्ट्रेंथ ऑफ उस लेटिस में उतना ज़्यादा स्ट्रेंथ रहेगा। तो बोलते हैं मेटेलिक बॉन्डिंग जिसके ऊपर डिपेंड करता है मेल्टिंग पॉइंट भी उसी के ऊपर डिपेंड कर जाते हैं। अनपेड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे तो मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। सेम जैसे आगे की तरफ जाते हैं तो बढ़ता है, फिर वहाँ पर जैसे जैसे पीरियड के लास्ट में पहुंच जाते हैं तो वहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट घटता है, क्योंकि पहले अनपेड इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं फिर घट जाते हैं। दिक्कत होती है मैग्नीज में। मैग्नीज के पास कहने के लिए 5 अनपेड है, लेकिन फिर भी इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत कम, ग्राफ में सडन बहुत नीचे आ जाता है। इवन इसका मेल्टिंग पॉइंट इन तीनों से भी कम होता है, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम से भी। तो पूछता है ऐसा क्यों भाई? क्योंकि जो D5 के कहने के लिए तो 5 अनपेड, कभी कभी होते हैं ना हाथी के दांत, दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और। सेम तरीके से मैग्नीज के पास कहने के लिए 5 अनपेड है, कहने के लिए 5 अनपेड है, लेकिन पांचों अनपेड यूज नहीं कर पाता अपनी मेटेलिक बॉन्डिंग में, क्योंकि D5 स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है ना, घर में ही पड़े हुए खर्राटे ले रहे आराम से। इसके 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन दूसरे से बॉन्डिंग करने में यूज नहीं होते। इसी वजह से दिखाने के लिए तो 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, लेकिन सारे मेटेलिक बॉन्डिंग में अच्छे से पार्टिसिपेट नहीं करते, इसलिए इसके अंदर स्ट्रेंथ ऑफ मेटेलिक बॉन्डिंग बहुत कम रहता है। इस वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम हो जाता है। नहीं तो अनपेड इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, मेटेलिक बॉन्डिंग बढ़ता है और उसकी वजह से मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता चला जाता है और लास्ट में घटता चला जाता है। मैग्नीज का केस थोड़ा सा याद रखना है अपने को। नेक्स्ट, कमेंट योर आंसर। अच्छा, तो थोड़ा सा मेहनत का काम है आपके लिए कि टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम और मैग्नीज इसके जो मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर होगा थोड़ा सा कमेंट करके बताइएगा। अभी अभी प्यारा सा हम लोगों ने ग्राफ में देखा है। थोड़ी मेहनत तो तुम भी कर सकते, तुम्हें याद करना है भाई अल्टीमेटली। अगला पॉइंट आ जाए एसआरपी। एसआरपी क्या चीज़ होता है? एसआरपी वो वाला नहीं, एमआरपी, एसआरपी वैसा नहीं है। ये है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल सीरीज। और हमें पता है कि जो 3D सीरीज के एलिमेंट होते हैं ना उसमें सबसे ज्यादा कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +2। तो एसआरपी का एक डेटा है +2 से 0 में आने का, रिड्यूस होने की टेंडेंसी, उसी को बोलते हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। जिसका एसआरपी जितना ज्यादा होगा उसके खुद के रिड्यूस होने की टेंडेंसी उतनी ज्यादा होगी, और अगर खुद बंदा रिड्यूस होगा तो दूसरे को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज। इसीलिए आप लोगों ने याद किया होगा मोर विल बी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, मोर विल बी ऑक्सीडाइजिंग पावर। तो जो 3D सीरीज में एसआरपी होता है ना अलोंग द पीरियड, अगर आप ज्यादा कुछ ध्यान नहीं रखना चाहते तो बस ध्यान रखिए लास्ट में कॉपर आ जाते हैं, जिंक आ जाते हैं ना। कॉपर को याद करिए, कॉपर के रिड्यूस होने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा, बहुत कम रिएक्टिव मेटल होता है ना, तो बहुत आराम से रिड्यूस हो जाते हैं। इनका रिडक्शन पोटेंशियल प्लस में होता है। और सबका ओनली एलिमेंट इन 3D सीरीज विच है पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो केवल कॉपर ही ऐसा है जिसका पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल होता है। और जैसे जैसे अलोंग द पीरियड जाते हैं साइज, अच्छा साइज के बारे में क्या बोलना है यार, जैसे जैसे अलोंग द पीरियड जाते हैं ध्यान से देखोगे तो इनका जो एसआरपी का वैल्यू है वो बढ़ता चला जा रहा है। माइनस में तो कम हो रहा है, लेकिन माइनस में कम होने का मतलब ही तो बढ़ना है। तो एसआरपी की वैल्यू अलोंग द पीरियड इंक्रीज करता है, और अगर एसआरपी इंक्रीज करेगा तो ऑक्सीडाइजिंग पावर इंक्रीज करेगी, रिड्यूसिंग पावर डिक्रीज करेगा। इसीलिए इनके ऊपर हम लोगों ने ऑर्डर बनाया है। बस ध्यान रख लीजिए मैग्नीज और जिंक में ये ऑर्डर फॉलो नहीं होता, क्योंकि इनके हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से इनके +2 स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाते हैं, तो रिड्यूस नहीं होना चाहते, इसलिए इनका एसआरपी उस ट्रेंड को फॉलो नहीं करता। ठीक है, जैसे यहां पर मैंने आपको बना के दिए ऑक्सीडाइजिंग पावर और रिड्यूसिंग पावर कैसे कंपेयर करें। तो जब +2 में अभी आपने देखा जैसे जैसे आगे जाते थे तो एसआरपी बढ़ता, एसआरपी बढ़ेगा तो ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ेगी, और अगर आगे एसआरपी बढ़ रहा है तो उसके उल्टा, मतलब उधर ऑक्सीडाइजिंग पावर तो उल्टा रिड्यूसिंग पावर बढ़ता है। ठीक है भाई। नेक्स्ट, ऐसे ही एसआरपी, 4 एसआरपी बड़े इंपॉर्टेंट हैं। एक तो 2 से 0 वाले, वो तो पूरा का पूरा पीरियड के लिए हम लोगों ने देख लिया। स्कैंडियम के लिए नहीं देखा। कुछ लोग बोलेंगे मास्टर जी क्या स्कैंडियम भूल गए थे? नहीं, स्कैंडियम ओनली शोज +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, ऐसा है नहीं। स्कैंडियम केवल +3 शो करता है, 2 शो ही नहीं करता, इसलिए 2 से 0 वाला एसआरपी का डेटा नहीं मिल पाता स्कैंडियम के लिए, तो स्कैंडियम के लिए वो डेटा नहीं देखा। अब हम अभी देखने जा रहे हैं, ये वाले बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है अपनी एनसीईआरटी में, 3 से 2 में आना।
क्रोमियम के केस में 3 सुनने को मिलता है, मैग्नीज के केस में, आयरन के केस में, कोबाल्ट के केस में। आप मोटा मोटा ध्यान रख लीजिए, क्रोमियम का +3 मोस्ट स्टेबल है, बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी रखता है क्योंकि उसके हाफ फील्ड T2G कॉन्फ़िगरेशन उसकी स्टेबिलिटी बहुत बढ़ा देते हैं। तो क्रोमियम के 3+ बहुत ज्यादा स्टेबल है, इसलिए ये 3 से 2 में आना नहीं चाहता है। इसका SRP देखो नेगेटिव में, किसी का SRP नेगेटिव में हो जाए मतलब वो चीज नहीं चाहता ऐसा होना, 3 से 2 में नहीं आना चाहता, रिड्यूस नहीं होना चाहता। लेकिन मैग्नीज और क्रोमियम कोबाल्ट वाली चीजें देखें, इसका SRP 3 से 2 में आने का, 3 से 2 में आने का, बाप रे बहुत डेंजरस है। प्लस में 1.97 मतलब इसका SRP बहुत ज्यादा है। बस यही डेटा हमें ध्यान रख लेना है, SRP ऑफ कोबाल्ट एंड मैग्नीज किस टाइप वाला, 3 से 2 वाला बहुत ज्यादा होता है, मोर देन एक्सपेक्टेड। इतना ज्यादा प्लस चार्ज आ जाने का मतलब ये है कि मैग्नीज 2 में बहुत आराम से आना चाहता है, कोबाल्ट 2+ में बहुत आराम से आना चाहता है। इस वजह से अगर तुम्हें देखो SRP का डेटा बनाओगे तो सबसे ज्यादा SRP किसका, कोबाल्ट वाले का, फिर मैग्नीज का, फिर किसका, आयरन का, और सबसे कम किसका, क्रोमियम का। भैया मोर विल बी SRP, मोर विल बी ऑक्सीडाइजिंग पावर, इसलिए ऑक्सीडाइजिंग पावर का ऑर्डर कैसे आ जाता है, कोबाल्ट 3+, मैग्नीज 3+, Fe3+ और क्रोमियम 3+। सबसे गंदा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन निकला, ये, क्योंकि ये तो स्टेबल है, जो स्टेबल होगा वो ऑक्सीडाइजिंग पावर कैसे शो करेगा अच्छे से। लेकिन कोबाल्ट बहुत खूंखार, बहुत डेंजरस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये आप बात याद रख लीजिए। और रिड्यूसिंग पावर का ऑर्डर इसी का जस्ट उल्टा हो जाएगा यार, अगर ये ऑक्सीडाइजिंग पावर का ऑर्डर है तो इसका उल्टा रिड्यूसिंग पावर। ध्यान रख लीजिए, क्रोमियम 2+ बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है क्योंकि 3 में जाना चाहता है ना, खुद ऑक्सीडाइज होगा, दूसरे को रिड्यूस करेगा। इतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है ना कि अगर इसको पानी में H+ दे दो तो ये H+ को रिड्यूस करके हाइड्रोजन गैस बना देता है और खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है 3+ में। ऐसा काम तो मेटल करते थे, मतलब इसकी रिड्यूसिंग पावर बहुत ज्यादा है, लाइक मेटल्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब जो अभी तक डेटा हमने बनाया, अगर मन में बहुत इधर उधर हो गया हो तो बस ध्यान रख लीजिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में सबसे अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट शो करने वाले जो डी ब्लॉक में 3D सीरीज के एलिमेंट्स हैं, कोबाल्ट, मैग्नीज और आयरन। इसमें सबसे अच्छा कोबाल्ट 3+, फिर मैग्नीज 3+ और फिर Fe3+। और सबसे अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट जो मिलते हैं वो स्टार्टिंग ऑफ द सीरीज में देखा था ना, SRP उधर बढ़ रहा था तो ऑक्सीडाइजिंग पावर उधर बढ़ रही थी, लेकिन उसका उल्टा रिड्यूसिंग पावर। तो इन लोगों की रिड्यूसिंग पावर बहुत मस्त है, किसकी, क्रोमियम 2+, वेनेडियम 2+, टाइटेनियम 2+, इस तरफ बढ़ रहा है इनका रिड्यूसिंग पावर। तो ध्यान रख लीजिए, बड़े अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं स्टार्टिंग के 2+ वाले, और जो मिडिल में हमारे पास 3+ में है उसमें लास्ट वाले जो हैं कोबाल्ट, मैग्नीज, आयरन, ये सब बड़े अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। इनका SRP बहुत ज्यादा था, प्लस में था। तो ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रख लीजिए। डी ब्लॉक इसीलिए लोगों को बहुत टफ लग जाता है क्योंकि उनको SRP का थोड़ा सा डेटा याद नहीं रहता। तो थोड़ा मोड़ा डेटा आप अगर देख करके रखेंगे, याद करके रखेंगे तो SRP वाली चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। अच्छा आगे चलते हैं, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। डी ब्लॉक में आयोनाइजेशन एंथैल्पी अक्सर कभी ट्रेंड जैसा नहीं पूछेगा, दो लोगों को उठा करके पूछेगा। जैसे आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3d6, मैग्नीज के लिए 4s2 3d5। अब करना क्या है, आप सोचिए फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो 4s से निकालेंगे, दोनों 4s2 हैं, तो कहां से इलेक्ट्रॉन निकालना टफ, जिसके न्यूक्लियर में पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी ज्यादा। आयरन का एटॉमिक नंबर 26, मैग्नीज का एटॉमिक नंबर 25, इसके न्यूक्लियस में 26+ चार्ज है, यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत टफ। इस वजह से फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी इसका ज्यादा। सेम दूसरा निकालने जाओगे तो 4s1 4s1 होगा, फिर सेम ही न्यूक्लियर चार्ज की वजह से रीजन आ जाता है। लेकिन तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने जाएंगे ना तो मैग्नीज ये तो रहेगा 3d6 आयरन, और ये होगा 4s0 3d5 मैग्नीज वाला। और मैग्नीज का जब तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने जाएंगे ना तो डी से निकालना पड़ेगा, और डी हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन, हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से वो अपना एक इलेक्ट्रॉन निकालना नहीं चाहता। 2+ में बहुत स्टेबल है ना, 3 में नहीं जाना चाहेगा, इसलिए थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी इसकी ज्यादा हो जाती है मैग्नीज की, तीसरा इलेक्ट्रॉन जल्दी से देना नहीं चाहता। सेम तरीके से कॉपर वाले केस में, कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता होना चाहिए 4s1 3d10, और जिंक के होते हैं 4s2 3d10। जब आप पहला इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो जिंक बड़े आराम से दे देता है, सॉरी जिंक बहुत टफ होगा क्योंकि वहां पर 4s2 है, और कॉपर के केस में 4s1 है। 4s1 से एक इलेक्ट्रॉन निकालना आसान, लेकिन वो तो फुल्ली फील्ड है, वहां से टफ, इसलिए जिंक का ज्यादा। सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी देखते हैं तो सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी अब देखो 4s0 हो जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन इसके 3d से निकलेगा और 3d10 है, कंप्लीटली फील्ड है, इसलिए सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी कॉपर का ज्यादा होता है। अच्छा जब तीसरा निकालने जाओगे तो जिंक नौटंकी करेगा, मतलब मेरा 3d10 हो गया, वहां से निकालना टफ, इसलिए थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी जिंक का ज्यादा हो जाता है। तो मैं बस ये बोलना चाह रहा कि जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी का कंपैरिजन है ना वो 3D सीरीज में पूरा का पूरा ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं है कि पूरा पीरियड के लॉन्ग क्या होगा क्या होगा क्या होगा। दो लोगों को उठा करके उनका फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बहुत ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर शो करते हैं ये लोग, तो इलेक्ट्रॉन निकाल के देखना पड़ेगा कौन सी आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा कौन सी कम। उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन अच्छे से आना चाहिए, हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं, ये बात हमें समझ में आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट
एटॉमिक्स, अच्छा पहुंच गए अब हम लोग डी ब्लॉक में, सॉरी डी ब्लॉक से आगे एफ ब्लॉक में। डी ब्लॉक में तो इतनी देर से खेल ही रहे थे। एफ ब्लॉक में अपने पास लेंथेनॉइड से मिल जाए थोड़ा सा। लेंथेनॉइड पहले तो आपको याद होने चाहिए, ठीक है, मैंने लिख रखे हैं इधर देख लीजिए। लेंथेनॉइड में अपने पास याद रखने के लिए हमारे सिंपल एक लाला जी जैसा समझ लो, तो लाला से पर नंद, अरे लोगों का नाम होता है ना जैसे परमानंद जी, लोगों का ऐसे अलग अलग नाम होते हैं, ऐसे तुम्हें याद रख लेना है, लाला से पर नंद। प्रेम से इलू इलू गाएं हैं, इलू इलू गाना सुना होगा आपने, गाएं तब, इलू इलू वाला गाना कोई गाएगा तो फिर लोग गुस्सा हो जाएगा, तो बोला तब दइहो। फिर से एक बार, लाला से पर नंद प्रेम से इलू इलू गाएं तब दइहो एक तमाचा। एक को यार लिखा है लेकिन पढ़ेंगे एक तमाचा, ये भी लाल हो जाए। लाला जी जब ये वाला गाना गाएंगे ऐसे मारो वो भी लाल हो जाए। 2-4 बार आप पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा, और याद ही होगा तभी सब काम होगा, ठीक है। तो पहले लेंथेनॉइड याद होने चाहिए, कैसे, लाला से पर नंद प्रेम से इलू इलू गाएं, अब तब दइयो एक तमाचा, ये भी लाल हो जाए, ठीक है। अब अगर ये याद हो जाए तो इसमें क्या करना है आपको, सबसे पहला हमसे पूछेगा साइज का ऑर्डर बता दो, तो कैसे साइज का ऑर्डर आता है ये ध्यान रख लीजिए। इसका नाम यूरोपियम होता है, इसका नाम यूरोपियम देने का बहुत बड़ा रीजन भी है, इसका साइज सबसे बड़ा होता है। यूरोप सुना है ना, एक पूरा का पूरा कॉन्टिनेंट, तो ये इनका साइज सबसे बड़ा, और जैसे जैसे फिर आगे जाते हैं तो साइज घटता रहता है क्योंकि न्यूक्लियर चार्जेस बढ़ते हैं, सब एक ही पीरियड में 14 एलिमेंट्स पड़े रहते हैं, तो आगे रेगुलरली डिक्रीज करता है। बस यूरोपियम इज द बिगेस्ट लेंथेनॉइड, इवन इट इज लार्जर इन साइज एज कंपेयर टू लेंथेनम। तो यूरोपियम और उसके बाद वही लाला से पर नंद प्रेम से इलू इलू गाएं, बस यूरोपियम सबसे बड़ा है, ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, आयनिक साइज में कोई लोचा नहीं है, जैसे जैसे आगे जाओगे आयनिक साइज रेगुलरली डिक्रीज करेगा, इवन पूरे पीरियोडिक टेबल में आयनिक साइज में ज्यादा कोई लोचा है नहीं, आगे जाने से आयनिक साइज घटते हैं, नीचे जाने से आयनिक साइज बढ़ते हैं, बस वही ट्रेंड फॉलो होता है। तो आगे जाओगे तो आयनिक साइज रेगुलरली घटेगा। अगर आप थके ना हो, उंगलियां काम करती हो, दूसरे की मेहनत पे दया आती हो और आपको नंबर चाहिए हो, तो फटाफट कमेंट करेंगे क्या चीज, इसके साइज का ऑर्डर, ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में इसके साइज को लगाएंगे। यूरोपियम +3, गैडोलिनियम +3, प्रोमिथियम +3 और ल्यूटीशियम +3, ठीक है। अब पहले तो आपको वो पता होना चाहिए, लाला से पर नंद प्रेम से इलू इलू गाएं तब दइयो एक तमाचा, ये भी लाल हो जाए। उसी सीक्वेंस में जैसे जैसे आप आगे जाएंगे तो साइज लगातार घटता रह जाएगा। नेक्स्ट, बेसिक स्ट्रेंथ। बेसिक स्ट्रेंथ सिंपल है, जैसे जैसे आगे जाते हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर घट जाता है, इस वजह से बेसिक स्ट्रेंथ घट जाता है, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाता है। तो लेंथेनॉइड का कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होता है 3+, एक्टेनॉइड भी ऐसे +3 में रहते हैं। तो जैसे जैसे इनके हाइड्रोक्साइड बनाओगे आगे की तरफ जाओगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता जाएगा और बेसिक स्ट्रेंथ घटता जाएगा। रेगुलरली डिक्रीज करता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, हमेशा जैसे जैसे आगे जाते हैं बेसिक स्ट्रेंथ घट जाता है। सबसे अच्छे बेसिक वाले पहले मिलेंगे अपने पास। नेक्स्ट, एसआरपी की वैल्यू, जो लेंथेनॉइड्स होते हैं ना इनका एसआरपी लगभग सेम रहता है। तो हमें डेटा नहीं याद रखना है, बस एक ध्यान रखना है 14 एलिमेंट्स और सबका एसआरपी लगभग सेम, -2.22, 2.4, मतलब लोगों की रिड्यूसिंग पावर सारे के सारे लेंथेनॉइड लगभग एक ही तरह की रिएक्टिविटी रखते हैं, इसी वजह से तो सबको एक साथ रखा गया है, सबको लेंथेनॉइड बोला गया है, ठीक है। बस इसमें यूरोपियम है जिसका इसके बीच में फॉलो नहीं करता, यूरोपियम का उनसे थोड़ा सा अलग सा है 2.0, लेकिन ये भी ज्यादा वेरी नहीं कर रहा है, सेम ही जैसा है, 14 एलिमेंट्स और सबका जो रिडक्शन पोटेंशियल वो सेम। लेकिन दिखा था तुमने अभी डी ब्लॉक में, पहले टाइटेनियम उसका वैल्यू था -1.63 और जब लास्ट में चले जाते जिंक और कॉपर के पास +0.34, बहुत ज्यादा वेरिएशन था वहां पर। लेकिन यहाँ पर सबका रिडक्शन पोटेंशियल माइनस में होता है, सबके सब, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट ऑक्सीडेशन नंबर। तो पहले डी ब्लॉक के ऑक्सीडेशन नंबर देख लेते हैं, बहुत प्यारे अपने पास, स्कैंडियम से लेकर जिंक तक मैंने सजा रखा है। जैसे जैसे आगे जाते हैं पहले तो ध्यान रख लीजिए, स्कैंडियम एंड जिंक फर्स्ट एंड लास्ट, दे कैन नॉट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, वो केवल 2 ऑक्सीडेशन नंबर शो करते हैं, +2 और ये केवल +3। और सब लोग जैसे जैसे आगे जा रहे हैं देखो ऑक्सीडेशन नंबर का नंबर बढ़ रहा है, ये 1 शो कर सकता था, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 ऑक्सीडेशन नंबर और बहुत सारा नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। लेकिन जैसे जैसे आगे जाते हैं फिर नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर घट जाते हैं। सबसे ज्यादा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सा करता है, मैग्नीज। सबसे ज्यादा कितना ऑक्सीडेशन नंबर मिल सकता है, 7। ये केवल 3D सीरीज की बात है, नहीं तो आयरन सीरीज के बंदे होते हैं आयरन, और इसके नीचे हमारे पास मिलते हैं रूथेनियम और ऑस्मियम, ये लोग +8 तक ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इज शोन बाय रूथेनियम एंड ऑस्मियम, और इनके कंपाउंड आप जानते होंगे, पक्का सा जानते होंगे तो मुस्कुरा दीजिए, होते हैं कौन से, रूथेनियम के टेट्रा ऑक्साइड और ऑस्मियम के टेट्रा ऑक्साइड, ठीक है। चलिए ध्यान रहेगा ये। और अच्छा, अकेला एक था कॉपर,
कॉपर इज द ओनली डी ब्लॉक एलिमेंट विच शोज +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। 3D सीरीज का है और केवल +1 शो करता है, मतलब +1 भी शो करता है, +2 तो देता ही है। 2 अगर कोई पूछे 3D सीरीज का मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ, मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट इज +2। नेक्स्ट इवन बोले लास्ट स्लाइड है ये, इसमें बहुत सारा ज्ञान की बातें हैं, आप फटाफट देख लीजिएगा। लैंथेनोइड के ऑक्सीडेशन स्टेट, लैंथेनोइड और एक्टेनोइड सब के सब +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। 3 से अगर आगे चले गए तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन जाते हैं, 3 से नीचे चले आए तो रिड्यूसिंग एजेंट बन जाते हैं। तो पहले तो शॉर्टकट बता देते हैं आपको कि कोई पूछता है हमसे क्या बताओ लैंथेनोइड +2 भी शो करते हैं, 3 तो शो करते हैं, ये बच्चे को पता है, क्या +2 भी शो करते हैं? तो बोलते हैं यस यस यस, मतलब YES। तो कौन कौन हो गए? यूरोपियम मतलब इटरबियम, यूरोपियम और समेरियम। दीज 3 लैंथेनोइड्स कैन शो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। 3 तो शो ही करते हैं, अब 3 से कम हो गए 2 तो ये सब रिड्यूसिंग एजेंट भी हो जाते हैं, वेरी पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट। अब फिर पूछते हैं क्या +4 भी शो कर सकते हैं? बोलते हैं हाँ, लेकिन यहाँ पर यस नहीं बोल सकते, यहाँ पर सेरियम फर्स्ट एलिमेंट, मोस्ट कॉमन एलिमेंट विच शोज +4 ऑक्सीडेशन स्टेट इन लैंथेनोइड। और 4 शो करने वाले 5 होते हैं, अगर वो तुम्हें लाला सेपरनंद याद हो ना, तो सेरियम से आगे 2 और जब मिडिल में पहुंच जाओगे गैडोलिनियम उसके आगे 2, तब दइयो वाले, ठीक है। तो टोटल 5 लोग +2 शो कर सकते हैं, जिसमें से ये 4 लोग केवल अपने ऑक्साइड में शो करते हैं, जबकि सेरियम सब जगह। एक सुना होगा सेरिक अमोनियम नाइट्रेट, एल्कोहल के टेस्ट रेड कलर दे जाते हैं एल्कोहल और फिनॉल सेरिक अमोनियम नाइट्रेट के साथ, तो वो सेरियम सबके साथ +4। लेकिन अगर +4 में होंगे तो कैसा एजेंट बन जाएंगे? ज्यादा हो गया तो खुद रिड्यूस होगा, दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाते हैं सबके सब। एक्टेनोइड ज्यादा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं एज कंपेयर टू लैंथेनोइड, बिकॉज ड्यू टू कंपेरेबल एनर्जीज ऑफ 5f एंड 6d ऑर्बिटल्स। ये रीजन आप कहीं लिख लीजिएगा, लैंथेनोइड ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं शो कर पाते, लेकिन एक्टेनोइड ज्यादा। एक्टेनोइड का कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट तो 3 है, एक है थोरियम, वो नहीं शो करता 3, ये केवल ओनली शोज +4। थोरियम ओनली शोज +4, ओनली एक्टेनोइड जो +3 नहीं शो करता वो है थोरियम, ध्यान रखिएगा आप। और एक्टेनोइड ज्यादा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, वो रीजन वाली बात, ड्यू टू कंपेरेबल एनर्जीज ऑफ 5f एंड 6d ऑर्बिटल्स, ठीक है। अच्छा, तो एक्टेनोइड और क्या शो कर सकते हैं? +4, +5, +6, +7। +6 वाला याद कर लीजिए, बहुत ज्यादा है ये ना। कौन कौन? यूरेपियम, नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, अमरेशियम। बड़े आराम से याद रह जाता है, कोई शॉर्टकट की जरूरत नहीं, एक बार प्यार से बोलिए। तो कौन कौन? यूरेनियम, नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, अमरेशियम। दीज 4 एक्टेनोइड्स कैन शो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। और इसमें जो 2 शैतान बैठा है ना, नेपच्यूनियम और प्लूटोनियम, दीज 2 एलिमेंट्स कैन शो +7 एज वेल। ये +7 भी शो कर सकते हैं। आपने एग्जाम में यही पूछा, एक्टेनोइड होते हैं रेडियो एक्टिव, इनकी रिएक्शन कराना बहुत टफ है, तो इनके बारे में अभी ऑक्सीडेशन नंबर का ही इन्फॉर्मेशन मिल पाया है। तो यही चीज़ आप याद रख लीजिए, यही पूछता है ज़्यादा वेरिएबल क्यों शो करता है, ड्यू टू वो एनर्जीज वाली बात। और ये 4 लोग 6 तक शो कर सकते हैं और ये 2 लोग 7 तक शो कर सकते हैं, जबकि लैंथेनोइड बेचारे 4 तक ही जाते थे, वो भी 4 में 5 ही लोग थे बस, यहाँ तो बहुत सारे होते हैं। अच्छा, एक छोटी सी चीज़ और, जो 18 नंबर ऑर्डर है अपना, क्रोमियम, मोलिडिनम और टंगस्टन, ध्यान से देखिएगा। तो ये डी ब्लॉक में एक ही पीरियड में आ जाते हैं, अपने पास एक ही ग्रुप के पार्ट हैं ये सब के सब। डी ब्लॉक में पी ब्लॉक जैसा केस नहीं होता। पी ब्लॉक में क्या होता है? डाउन द ग्रुप जाने पे हायर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की टेंडेंसी घट जाती है, जिसको आपने सुना होगा इनर्ट पेयर इफेक्ट। लेकिन डी ब्लॉक बहुत डेंजरस है, इसमें जब नीचे जाते हैं ना तो ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर शो करने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। इवन मतलब ऐसे तुम याद रख लो, बिगर एटम्स आर स्टेबल इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे क्रोमियम का +6 अनस्टेबल है, लेकिन मोलिडिनम और टंगस्टन का +6 स्टेबल है, इधर स्टेबिलिटी बढ़ता है। और अगर स्टेबिलिटी बढ़ेगा तो किसी को ऑक्सीडाइज या रिड्यूस करना चाहेगा नहीं, इस तरफ ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ती है। ध्यान रख लीजिएगा, बड़ा प्यारा एनसीईआरटी में लिखा हुआ डेटा है। हैलाइड के बारे में ध्यान रख लीजिए, डी ब्लॉक में टोटल 10 एलिमेंट हैं, उनके हैलाइड की स्टेबिलिटी कौन एग्जिस्ट करता है कौन नहीं एग्जिस्ट करता है, ये भी बड़ा प्यारा सा डेटा होता है। आज तक नीट में आया नहीं, लेकिन आने का चांस बहुत ज़्यादा है, जेई में पूछे जा रहे हैं अभी। ध्यान रख लीजिए आप, डी ब्लॉक में फ्लोराइड्स, जब भी कभी किसी का फ्लोराइड बनाओगे तो अगर वो कम ऑक्सीडेशन नंबर में मिलेगा तो बहुत अनस्टेबल। जैसे क्यूप्रस का फ्लोराइड, कॉपर का कम ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? +1, ज्यादा क्या है? +2। +1 में लो ऑक्सीडेशन स्टेट में फ्लोराइड्स आर अनस्टेबल। क्यों? फ्लोरीन बहुत डेंजरस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, जिसके साथ लगते हैं, बोलते हैं तुम मैक्सिमम में रहो, कम में नहीं, मैक्सिमम में। कहाँ गरीबी जैसी जिंदगी जी रहे हो, वो चाहता है ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर शो करो। तो फ्लोराइड के साथ अगर कोई कम ऑक्सीडेशन नंबर में मिलता है तो अनस्टेबल होता है, जैसे क्यूप्रस ऑक्साइड डज नॉट एग्जिस्ट। कोई पूछता है इसमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर बता दो, क्यूप्रस फ्लोराइड, क्यूप्रस क्लोराइड, क्यूप्रस ब्रोमाइड, क्यूप्रस आयोडाइड, क्या बोलते हैं? इस तरफ बढ़ता है स्टेबिलिटी,
लो ऑक्सीडेशन स्टेट में फ्लोराइड की तरफ स्टेबिलिटी घट जाती है। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में आयोडाइड्स आर अनस्टेबल जैसे क्यूप्रस का फ्लोराइड नहीं एग्जिस्ट करता। कॉपर का ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, क्यूप्रिक +2 वाला। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में आयोडीन, क्यों, आयोडीन बहुत घटिया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं ना, किसी को हायर में ले ही नहीं जा पाते, तो जब अगर कोई जबरदस्ती हायर में चल गया हो तो अनस्टेबल हो जाते हैं, इवन एग्जिस्ट नहीं करते। जैसे आयरन का फेरस फेरिक, 2 ऑक्सीडेशन स्टेट है जिसमें फेरस में फ्लोराइड बहुत अनस्टेबल हैं और फेरिक में आयोडाइड बहुत अनस्टेबल है, इतने अनस्टेबल हैं कि फेरिक का आयोडाइड एग्जिस्ट तक नहीं करता। ठीक है, तो ये हो गई डी एंड एफ ब्लॉक की वो सारे इंपॉर्टेंट ऑर्डर्स जो आपने 10-10 लेक्चर किए होंगे दूसरे टीचर्स के या कहीं पर, तो आपको याद नहीं होते हैं। आप इसी छोटी सी चीज़ों का एक प्यारा सा नोट्स बनाइए, फटाफट उसको कई बार यही लेक्चर आकर के 4-5 बार देख लीजिए। देखिए नेट के एग्जाम में या जेईई के एग्जाम में आपके क्वेश्चंस आते हैं और कैसे फटाफट क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा बताएं और आगे क्या देखना चाहते हैं ये सब भी बता दिया करें। आज के इस वीडियो में इतना ही, बाय।